ओके नाउ कि एक्चुअली पिछले क्लासेस में 143 को हम लोग कवर अप कर रहे थे, बट किसी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो को कंप्लीट नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो ऑलमोस्ट हमने 3-4 पॉइंट्स कवर कर लिए थे, यानी कि 60 मीटर क्या है, वर्किंग प्लेस में, वर्किंग कंडीशंस में इंटायर 60 मीटर रेडियस तक आपको एज ए नीट एंड क्लीन रखना है ताकि डस्ट प्रोड्यूस ना हो। और नीट एंड क्लीन रखने के लिए क्या प्रावधान है, व्हाइट वॉश कीजिए या फिर वाटरिंग कीजिए। देन आफ्टर 80 मीटर क्या है, 80 मीटर यानी कि किसी भी माइन से या फिर माउथ से रिलेटेड 80 मीटर के रेडियस तक आपको कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट ना होना चाहिए, कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट ना होना चाहिए। ओके, देन आफ्टर हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, ये हो गया था कैलिब्रेशंस। अच्छा ओके, नाउ अब आइए सिलिका प्रेजेंट किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी वर्किंग फेस में, किसी भी माइंस में जो हम लोग इनहेल करते हैं हवा को, ऑक्सीजन को, रेस्पिरेबल डस्ट को, उस डस्ट में सिलिका लेस देन 5% से कम है, लेस देन 5% से कम है, तो वैसे कंडीशंस को हम लोग हानिकारक नहीं मानेंगे, उस पर आप काम कर सकते हैं। बट अगर मोर देन 5% हुआ सिलिका उस डस्ट में, मोर देन 5% हुआ तो फिर काम नहीं करेंगे, वो हानिकारक माना जाएगा। एक चीज और, अगर आप सिलिका नहीं देखे हैं तो अगर महंगे जूते या महंगे कपड़े आप किसी से परचेस करते हैं, मार्केट से परचेस करते हैं, तो आपको एक छोटी सी व्हाइट कलर की पुड़िया देखने को मिलेगी और उसको खोल के आप देखेंगे तो चीनी यानी कि क्रिस्टलाइज शेप में आपको छोटी छोटी व्हाइट समथिंग देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट वही है सिलिका। ठीक है, सिलिका क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट को नमी से बचाता है। किसी भी चीज में, सपोज दैट क्लॉथ है, क्लॉथ को बनने में, ट्रांसपोर्ट में, बिकने में टाइम लगता है, इस दरमियान बहुत सारे मौसम भी निकल जाते हैं। इन द केस बरसात की मौसम आई तो फिर जो नमी रहती है एनवायरमेंट में, वो क्लॉथ क्या होता है, कपड़ा अपने आप में एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। तो वैसे केस में अगर इस कपड़े में नमी आ गई तो नमी आने के कारण ये खराब होने का कंडीशंस आ सकती है। तो सिलिका क्या करता है, उस नमी को ना आने देता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है नमी से। ठीक है, वन मोर थिंग कि ये बहुत बड़ा हार्मफुल चीज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिलिका अगर इनहेल आप करते हैं तो बहुत बड़ी लंग्स की बीमारी होती है जिसको हम लोग सिलिकोसिस कहते हैं, जो कि नोटिफाइड डिजीज में शामिल है। यानी कि अगर एक आदमी 5 साल कंटिन्यू चेन स्मोकर है और एक आदमी 6 महीने तक ऐसे कंडीशंस में काम कर रहा है जहां सिलिका प्रेजेंट है, तो ये जो 6 महीने वाला वर्किंग कंडीशंस जो मेन है, इसकी लंग्स ज्यादा खराब होने की संभावना होती है ये 5 साल चेन स्मोकर के तुलना में। ओके, तो बहुत डेंजरस है, सिलिका पूरी लंग्स को गला देती है। बहुत मतलब उस पर बातें ना करें तो अच्छी है, और भगवान से दुआ भी करते हैं कि ऐसी स्थिति किसी की भी ना आए। ओके, तो लेस देन 5% सिलिका प्रेजेंट है तो बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट इससे ज्यादा है तो दिक्कत हो सकती है। ओके, इसमें एक और कंडीशंस रखी गई है कि अगर किसी प्लेस में या फिर वर्किंग प्लेस में या रेस्पिरेबल डस्ट में 2 मिलीलीटर पर मीटर क्यूब, ये डस्ट की साइज है, 2 मिलीलीटर प्रति मीटर क्यूब डस्ट पाई जाती है, जिसमें सिलिका, सॉरी मैंने गलत नहीं, ऑलमोस्ट सही जा रहा था, बट वैसे नहीं समझाना चाहिए। समझाना ऐसा चाहिए कि किसी भी कंडीशंस में, ये पहला कंडीशंस हो गया, पहला वर्किंग प्लेस में, अगर किसी भी वर्किंग प्लेस में या किसी भी कंडीशंस में 10 को डिवाइड करेंगे, सिलिका की परसेंटेज जितनी हो, अगर किसी भी वर्किंग प्लेस में 10 डिवाइडेड बाय सिलिका प्रेजेंट
ऑन दैट प्लेस, परसेंटेज ऑफ सिलिका ऑन दैट प्लेस, और इसका रिजल्ट ये इससे अधिक आता है या फिर इससे थोड़ा सा भी पॉइंट से अधिक आता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको काम नहीं करना है। लेकिन अगर 2 मिलीलीटर पर मीटर क्यूब के बिलो हो या इतना भी हो तो कंडीशंस आपकी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो तो वर्किंग नहीं करनी है, कंडीशंस खराब है। ओके, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, समझ में आ जाए। ये लेस देन सिलिका 5% क्या है और 2 मिलीलीटर पर मीटर क्यूब क्या है। सपोज दैट आप माइंस में वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फेस में काम कर रहे हैं और आप इनहेल यानी कि इंस्पिरेशंस कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं। ओके, उस वातावरण में जो भी आपके पास इनहेल हो रही है, कोई भी हवा में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग क्या ऐसे प्रॉपर्टी बॉडी का बनाया गया है कि इनहेल सभी को लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अंदर क्या जाता है ऑक्सीजन। लेकिन कुछ कुछ ऐसे डस्ट या कुछ कुछ ऐसे ऐसे हार्मफुल वायरस नहीं, हार्मफुल गैसेस, हाँ, कुछ कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस भी इनहेल हो जाती है, ठीक ना, जो कि जो भी बॉडी ऑर्गन का फंक्शन है वो नहीं रोक पाते हैं, तो वैसे केस में कंडीशंस फंसती है और डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट करती है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वर्किंग प्लेस में अगर आप काम कर रहे हैं और वहां की कंडीशंस सिलिका मोर देन 5% है, सिलिका ऑन द दैट प्लेस मोर देन 5% है, तो वहां आपको काम नहीं करना है, कंडीशंस खराब है। अच्छा, ये 5% किसके अकॉर्डिंग बनाना है? ये 5% 8 आवर के एवरेज पे बनाया गया है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको 8 घंटे वर्किंग प्लेस में रखा जाता है, एज ए मिथनोमीटर टाइप की साइज रहती है, बेल्ट में लगाया जाता है और 8 घंटा कंटिन्यू उसी प्लेस में रखा जाता है और वो रीडिंग देता है कि सिलिका अगर मोर देन 5% है तो आपके लिए उस प्लेस हानिकारक है, अगर लेस देन 5% है तो डोंट वरी, नो इशू। तो 8 घंटे की एवरेज कंडीशंस में अगर सिलिका बिलो दी 5% है तो डोंट वरी, ऑल इज वेल। बट एक और केस रखी गई है कि एक केस बिलो दी 5% और एक केस ऐसा है कि जितनी भी सिलिका आपके वातावरण या वर्किंग फेस में प्रेजेंट है और उसको डिवाइड करते हैं 10 से, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय सिलिका प्रेजेंट ऑन दैट प्लेस वर्किंग प्लेस, और इसकी जो रिजल्ट आती है ये आती है 2 मिलीलीटर पर मीटर क्यूब, तो फिर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे अगर ज्यादा हुई तो फिर आपके लिए डेंजर है। ओके, और ये क्वेश्चंस आपको पूछेगा ही पूछेगा। 8 घंटे के प्रति औसत पे अगर सिलिका बिलो दी 5% है तो वर्किंग कंडीशन बेस्ट है, और बिलो और 5% से ज्यादा है तो नो वर्किंग। और दूसरी केस क्या है? दूसरी केस किसी भी इन्वायरमेंट में वर्किंग प्लेस में परसेंटेज ऑफ सिलिका डिवाइडेड बाय 10 और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये ना हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो कंडीशंस खराब है, वर्किंग रोक देनी है। और सेम इट इज 2 मिलीलीटर से पर मीटर क्यूब से कम रहा तो फिर बेस्ट है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं रेगुलेशंस के सेकेंड पॉइंट्स में। ऑलमोस्ट हमने कुछ 15 या 16 मिनट तक क्लासेस को कंटिन्यू रखा था और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो सेकेंड पॉइंट कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशंस ए प्लेस शॉल बी नॉट डीम्ड टू बी इन ए हार्मलेस स्टेट फॉर द पर्सन टू वर्क और पास और remain therein if 8 hour times weighted average concentrations of airborne respirable dust in milligrams, मिलीलीटर नहीं मिलीग्राम्स होगा, मिलीग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, मिलीग्राम्स कैसे लिखाएगा? MLG लिखाएगा या फिर MG लिखाएगा?
देख लेना, मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब। ओके, air supplied by dust sampler of type approved by and determine the accordance to the produce specified by the chief inspector by the general a special order. Exit 2 where working is being wholly in a coal seams or respirable silica present in less than 5% and the value of arriving dividing into further 10 with the percentage of free respirable silica present इन अदर केसेस। ओके, यही बात रखी गई है जो मैंने अभी बताया। और जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो हम लोग 8 घंटे से एवरेज औसत निकाल के कैलकुलेशंस करते हैं, ये आपका अप्रूवल कैसा होना चाहिए, डीजीएमएस या फिर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ओके, इसके बाद कहता है द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल बी विद इन 3 months ऑफ कमिंग इनटू फोर्स रेगुलेशंस इन एवरी मंथ देयर आफ्टर और एवरी रीजनल इंस्पेक्टर और रिक्वायर्स बाय an order in return cause the at every place where airborne dust is generated and sample and concentrated respirable dust therein determined। मतलब कहता है कि ये रेगुलेशंस लागू हो जाने के बाद 3 महीने के अंतर्गत आपको एयर सैंपलिंग करवा लेनी है, वहां का कंडीशंस देख लेना, कंसंट्रेशंस क्या है वो भी कर लेना है, कितनी मात्रा में क्या है क्या नहीं। ओके, उसके बाद प्रत्येक मंथ में सेम इट इज आपको वर्किंग करनी है। अगर किसी माइंस में ये रेगुलेशंस लागू होने के बाद हो सकता है उस माइंस में ऐसा वर्किंग या प्रोसीड्यूर नहीं रखा हो एयर सैंपलिंग का, तो ये रेगुलेशंस लागू होने के बाद 3 महीना के अंतर्गत आपको सब चीज करा लेना है। उसके बाद सेम डेट में आपको प्रत्येक मंथ में भी करवाना है। ओके, पहला 3 महीना, उसके बाद कंटिन्यू 1 मंथ के इंटरवल पे। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सैंपल drawn under the regulation 3 shall be for practicable represented level of dust exposure where the forward person of the generation 1 meter more। अच्छा, जो भी सैंपल में डाटा रीडिंग आ रही है आपको एज ए प्रैक्टिकल हो सकता है, तो आप उसको चार्ट बना के प्रिपरेशंस करके दिखाएंगे कि क्या कंडीशंस है और कैसे जोन में आप काम कर रहे हैं। प्लस एक और बात रखी गई है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हो वो 1 मीटर के रेडियस में ही ऑपरेटर के या फेस के रेडियस में ही रखना है, बट पीछे तरफ ही रखना है, ये नहीं कि आगे। ओके, देन आफ्टर 5th पॉइंट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्टैटिक पर्सनल सैंपलिंग द रिप्रेजेंटेटिव डस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स विल बी एस्टिमेटेड बाय द पोर्टल और पोर्टल मॉनिटरिंग सिलेक्टेड वर्कर्स ऑफ द एक्सपोजर डिमांड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर वर्किंग ग्रुप्स। अच्छा, ये थोड़ी हार्ड सेंटेंस है तो इसको समझना होगा। कह रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्टैटिक पर्सनल सैंपलिंग द रिप्रेजेंटेटिव डस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स शैल बी एस्टिमेटेड बाय द पोर्टल टू पोर्टल मॉनिटरिंग सिलेक्टेड वर्कर्स हुज एक्सपोजर इज डिमांडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर वर्किंग ग्रुप्स। थोड़ा मैं इसको टाइम लूंगा। हाँ, बता गया है कि जो भी सैंपलिंग में हम लोग डाटा कलेक्शंस कर रहे हैं वैसे कलेक्शंस को आपको प्रत्येक वर्कर्स के अगर हो सकता है तो चित्र बना के प्रवेश द्वार में लगाना है और सबको डिटरमाइन करवाना है, सबको समझाना भी कि इस कंडीशंस में यहाँ ये ऐसा स्थिति बना हुआ है तो सतर्क रहे, या फिर क्या है कि परीक्षण और अंशोषण भी किया गया है पिछले 1 वर्ष के। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ी भास्ट लग रही है, पॉइंट नंबर 5, इसको आप अपने स्तर से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सैंपल शॉल बी
taken by a person who has been specially trained for the purpose in sampling equipment accessories that have been checked to ensure correct maintenance and efficient operations thereof examined treated by the calibrated on date which or not yearly than 1 year। अच्छा, जो भी सैंपलर है, जो भी एयर सैंपलिंग करने के लिए जा रहे हैं वो वेल डेवलप एजुकेटेड यानी कि वेल ट्रेंड होना चाहिए, और जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेशंस होनी चाहिए। अगर कैलिब्रेशंस डेट नहीं है तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट वो 1 साल से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे, ओके, या फिर 1 साल के अंदर आपको कैलिब्रेशंस करवा लेनी है। अच्छा, ये कैलिब्रेशंस वाली बात समझ में आती है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी एपरेटस, अगर सपोज मैथनोमीटर है तो आप कितने महीनों के अंदर उसको कैलिब्रेशंस करेंगे? मैक्सिमम कोई भी एपरेटस जो कैलिब्रेशन डेट रहता है 3 मंथ की वैलिडिटी रहती है, बट ये जो डेट रहता है ये डेट कौन फिक्स करता है? कंपनी वाले फिक्स करते हैं विद द अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर या फिर डीजीएमएस, कि भाई इतने महीनों में आपको फिर से लाना है सर्विस में लगानी है, कोई भी इसमें काम कर रहा है कि नहीं वो प्रॉपर चेक देखना होगा। Okay, then after respirable dust contained in the sample, in case of sample collected from the working other than the working bins made wholly or cold sim quartz content shall be determined the laboratory approved by the written by the chief inspector in the behalf। अच्छा, जो भी हम लोग कलेक्शंस कर रहे हैं रेस्पायरेबल डस्ट का या फिर एयर सैंपलिंग कर रहे हैं वो कहाँ जांच करनी है? ऐसे लैब में जांच करनी है जहाँ चीफ इंस्पेक्टर उसको अप्रूव किया गया हो, ओके। देन आफ्टर एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे 14 डेज की डाटा है। ऑल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयरबोर्न रेस्पायरेबल डस्ट एंड ऑल दी अदर रिलेवेंट पार्टिकुलर्स शॉल बी सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ कलेक्शंस और सैंपल इन बॉन्ड पेज बुक कीप्ड फॉर द पर्पस एंड एवरी एंट्री इन द बुक एफोर्सेड शॉल बी काउंटरसाइंड एंड डेटेड मैनेजर विद इन 24 आवर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि जो भी आप रिजल्ट मिल रहा है या फिर जो भी एयर सैंपलिंग आप करवा रहे वो 14 डेज के अंदर आपको सैंपल की डाटा ले लेनी है और उसको विद इन 24 आवर के अंदर आपको बीपी में मेंटेन करनी है, चार्ट में मेंटेन करनी है और काउंटर साइन अपनी और मैनेजर की काउंटर साइन लेनी है, ओके। Next, when the dust monitoring result establishes the permissible limits dust concentrates exceed at any place, immediate step shall be taken to minimize the emissions and dust of the notified to regional inspector। अगर किसी भी कंडीशंस में जो भी स्पेसिफाई लिमिट रखी गई है उस लिमिट को अगर कोई भी डस्ट क्रॉस करते आए, जैसे 5% लेस देन सिलिका होना चाहिए, अगर ज़्यादा हुआ तो आपको तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना है और जो भी उपचार करना है आपको तुरंत लेना है, जो भी प्रिकॉशंस लेना है तुरंत लेना है, ओके। देन आफ्टर if the average concentrations of respirable dust is series of 5 samples taken in the 7 successive normal working shift during the subsequent month exceed 1.5 times of the permissible relevant operations cause the excessive dust soil cases। मतलब कह रहा है कि 5 सैंपल लेनी है, कहाँ? 7 अलग अलग जगहों पे 5 सैंपल लेनी है, 7 अलग अलग प्लेसेस पे, ओके। इसको थोड़ा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। वन एंड हाफ टाइम्स। अच्छा, जितनी पॉइंट्स है यानी कि 9 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें 5 सैंपल लेनी है, 5 सैंपल्स लेनी है, कहाँ? 7 प्लेसेस में, 7 अलग अलग जगहों पे। ये कह रहा है पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है कि इतना कंडीशंस हो जाने के बाद
हमें 5 सैंपल टेकन करना है, 5 एयर सैंपल लेना है। कहाँ कहाँ? 7 प्लेसेस में, 7 अलग अलग जगहों में, ठीक है। और सैंपल लेने के बाद अगर इनका इनका कंसंट्रेशन 1.5% बढ़ता है, परसेंटेज ही है ना, हाफ ऑफ द वन ऑफ द हाफ ऑफ द टाइम्स, हाँ परसेंटेज नहीं, अगर 1.5 गुना बढ़ता है तो ऐसे केस में आपको वर्किंग नहीं करना है। सारे के माइंस के जो भी मशीनरी चल रही है वहां पे रोक देनी है। मतलब 5 सैंपल लेने के बाद अलग अलग जगहों में अगर 1.5 गुना परमिशिबल लिमिट से बढ़ती है डस्ट, तो वैसे कंडीशंस में मशीन को क्लोज कर देना है, काम नहीं करना है। ये 10th पॉइंट में बात रखी गई है। नाउ 11th पॉइंट इज द operations shall be not resumed or allowed to be carried on until improvement have been made in the preventions and suppressions of dust, and a fresh sampling carried out immediately on resumption of the said operations, or operations has established that such improvement has reduced the dust concentrations below permissible limit। भाई कानून पढ़ रहे हैं और कानून जानते हैं कि आप कितनी हार्ड सेंटेंस और लिखी हुई रहती है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कह रहा है मतलब कह रहा है दी ऑपरेशंस और ऑपरेशन शैल बी नॉट रिज्यूम्ड और अलाउड टू बी कैरिड ऑन। मतलब जो 10th वाली पॉइंट रखी गई है, 5 सैंपल लेनी है 7 अलग अलग जगहों पे, और वहां कंडीशंस अगर रीडिंग आती है 1.5 गुना बढ़ जाती है परमिशिबल लिमिट से, तो 11 पॉइंट कह रहा है कि उस कंडीशंस में ये वर्किंग रोकी जाएगी, मशीन्स को रोकी जाएगी तब तक जब तक कि जो परमिशिबल लिमिट है लिमिट से कम ना हो जाए, ओके, लिमिट क्रॉस ना हो जाए, तब तक आपको वर्किंग रोकनी है और इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनानी है, मतलब कि कंडीशंस में लानी है, वेल कंडीशंस में एनवायरमेंट लानी है। या तो आप उस पे स्टोन डस्ट का छिड़काव कीजिए, वाटरिंग कीजिए, या फिर प्रॉपर या गुड वेंटिलेशन, जो भी नुस्खा आपको अपनाना है, जो भी आपके पास प्लान है वैसा कीजिए, लेकिन लिमिट क्लोज नहीं होना चाहिए, ओके। परमिबिशन लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसी में पॉइंट कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द डस्ट प्रिवेंट and suspension device of any machineries or equipment fail to operate efficiently, the operations of said machineries or equipment shall be likewise ceases and shall not be resumed until the defect there is been rectified। मतलब जो भी डस्ट प्रिवेंस या फिर सस्पेंशन डिवाइस ऑफ एनी मशीनरीज इक्विपमेंट फेल हो जा रही है, तो वैसे केस में आपको तब तक काम या रनिंग नहीं करना जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, ओके। बस यही है। इसमें और एक पॉइंट लिखी गई है प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्योरली एज ए कंटीजेंसी मेजर और एज ए सेकेंडरी मीन्स ऑफ प्रोटेक्शंस इन वर्क situation wherein it technically not feasible to reduce respirable dust concentrations below the permissible limit or during the time period necessary to install and commissions any devices or to institute any new work
practice for the dust prevent or suspensions. Compliance with the permissible limit of dust may be achieved by the remote operations or by job rotations and failing which by the use of suitable respirator. Okay. अजीब सेंटेंस है, थोड़ा टाइम लग रहा है. Provided that further the purely or contiguous secondary means of protections of the work situation wherein technically not feasible to reduce respirable concentration below the permissible limit or during the times period necessary install commissions of the device of the institute of the new working limits service. मतलब कह रहा है कि अगर किसी भी सिचुएशंस में ऐसा कंडीशंस जो कि रेस्पिरेबल डस्ट का जो मेजरमेंट या फिर कम नहीं हो पा रहा है, तो वैसे केस में आपको कंडीशंस को रोकना तो तय है ही है, बट जब तक कि नया प्लान कोई चार्ट नया नहीं तैयार हो जाता किसी भी इंस्टीट्यूट से, तब तक आपको वर्किंग कंडीशंस चालू नहीं करनी है. ये पॉइंट थोड़ी वास्ट है, थोड़ी अनअंडरस्टैंडिंग है, तो इसको भी आप थोड़ी अपनी भाषा में इसको आप पढ़ लें और अपनी अनुसार लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइंस वेयर नीड और डस्ट रेस्पिरेटर might arise shall be provided dust in sufficient number of and no cost of the concentrate work person for the use for the dust respirator for the proper fitting and thoroughly training and concentrate work in the need and correct use of respirator. मतलब ओनर, एजेंट और मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोवाइड करे प्रॉपर रेस्पिरेटर, सफिशिएंट नंबर एंड नो कॉस्ट द कंसंट्रेट वर्क पर्सन फॉर देयर यूज. जो भी इंस्ट्रूमेंट है रेस्पिरेबल डस्ट को मेजरमेंट करने के लिए या प्रिकॉशंस लेने के लिए, प्रिकॉशंस नहीं, मेजरमेंट करने के लिए, डाटा कलेक्शंस करने के लिए, वो ओनर, एजेंट और मैनेजर द्वारा ही आपको मिलेगा. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं को देने की, प्लस आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट के लिए. ओके, ये पॉइंट अच्छी है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोई भी रेस्पिरेबल प्रिवेंशंस या फिर ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो रही है जिससे रेस्पिरेबल डस्ट से बच सके, तो ये सारे कौन प्रोवाइड करेंगे? ओनर, एजेंट और मैनेजर प्रोवाइड करेंगे. प्लस उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको सर्विस देनी है, ये भी आपको वेल ट्रेनिंग ही करवाएंगे. कौन? ओनर, एजेंट और मैनेजर. ओके, नाउ 13 point is to prevent the liberations and accumulations of dust and the propagations of airborne dust. Following provisions shall be have been effect namely. मतलब आपको कैसे accumulations of dust से बचना है, कैसे प्रिवेंट करनी है, क्या क्या तरीका है, ये 2 या 3 पॉइंट्स में रखी गई है शायद. अरे यार, बहुत ज्यादा पॉइंट्स में रखी गई है, 2 या 3 में नहीं. तो पहला पॉइंट कहता है डस्ट शॉल बी सस्प्रेस्ड एज ए क्लोज और पॉसिबल
टू इट्स सोर्स ऑफ फॉर्मेशंस, जहां से डस्ट मतलब जहां से डस्ट उत्पन्न हो रही है, जहां से डस्ट प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको वहीं से दबाया दबाया मतलब क्या, आप वहीं से कंट्रोल करना सीखिए या कंट्रोल करवाइए, मतलब वहीं दबा दो। अगर सपोज डैट ये फेस है और यहाँ वर्किंग चल रही है, और इसी वर्किंग के कंडीशंस में ये मशीन से आप इसी मशीन के कंडीशंस में हो सकता है डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो यहीं पे इसको ख़त्म कर दो। ऐसा ऐसा सिचुएशंस, ऐसा यहाँ प्रेशर्स, ऐसा दबाव डालो कि डस्ट वहाँ प्रेजेंट ना रहे। ओके, देन आफ्टर ड्यूरिंग एनी ऑपरेशंस ऑफ ड्रिलिंग और बोरिंग इन ए स्टोन और सरफेस और बिलो ग्राउंड। दूसरी पॉइंट, कहीं भी बोरिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, या फिर क्या, बोरिंग ऑपरेशंस चल रही है, किसी भी जगह पे ड्रिलिंग या बोरिंग हो रही है, तो वैसे केस में सरफेस में हो या बिलो ग्राउंड में है, वैसे केस में आपको प्रोडक्शंस ऑफ डस्ट सोल बी रिड्यूस बाय यूजिंग बीट्स विच आर शार्प एंड प्रॉपर शेप by keeping suitable pressures and bits and by the keeping holes clear of the cutting। मतलब जहाँ ड्रिलिंग और बोरिंग हो रही है, वैसे केस में आप डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, दबाया जा सकता है। कैसे? कंडीशंस, पहला कि जो ड्रिल बिट है वो साफ होना चाहिए, साफ सुथरा और साफ होना चाहिए। साफ मतलब तेज तरार, चाकू की धार जैसा, ठीक है, और प्रॉपर शेप में होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी मशीन्स यूज कर रहे हैं, सपोज दैट ये ड्रिलिंग है और ऐसे ही इसकी माउथ है, नीडल समझ लीजिए, हाँ नीडल समझ लीजिए, तो नीडल को यहाँ साफ रहता है ना, एकदम शार्प, एकदम नुकीला, तो ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये कुछ हद तक बोरिंग करते करते ये डैमेज होती है या इसमें धार खत्म हो जाती है, तो इसको आप चेंज कीजिए। वो एकदम से सही शेप और कंडीशंस में होना चाहिए, तब जाके थोड़ी बहुत आप डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी में सेकेंड पॉइंट है, एक्सेप्ट इन नेचुरली वेट ग्राउंड ए जेट ऑफ वाटर शॉल बी डायरेक्टेड ऑन टू कटिंग एज टू वेट ऑफ कटिंग और other equally efficient device approved by the chief inspector shall be provided and kept in the operations through the drilling boring operations to be prevent atmosphere be charged with the dust. Pneumatic drilling is performed, water shall be turned or before turning or compressed air to the drills। दूसरी कंडीशंस है कि ये कंडीशंस लागू वहां नहीं होगी जहां पे जेट ऑफ वाटर द्वारा ड्रिलिंग की जाए, जेट ऑफ वाटर द्वारा ड्रिलिंग की जा रही हो। जेट ऑफ वाटर ड्रिलिंग मतलब अगर आप रूफ होल्डिंग करते हुए देखे होंगे, तो एक तो ड्रिल मशीन जाती है, ड्रिल रड जाती है, इसके साथ साथ एक पाइप भी जाती है जिसमें वाटर यानी कि पानी, ड्रिल के साथ साथ पानी भी का प्रेशर भी जाता है ताकि डस्ट ना हो प्लस हीट प्रोड्यूस ना हो। किसी भी जगह पे अगर आयरन या किसी भी मटेरियल से आप बार बार प्रेशर से आप ड्रिल कर रहे हो, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होने का चांस है, डस्ट भी चांस है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का छिड़काव या पानी को प्रेशर से डालते हैं ताकि दोनों से बचे रहें। ओके, अच्छा, और क्या है कंडीशन, पिनोमेट्रिक ड्रिलिंग में भी ये जरूरी नहीं है, प्लस एक और कंप्रेस्ड एयर ऑफ ड्रिलिंग, कंप्रेस एयर में भी ये जरूरत नहीं है। प्रोवाइडिंग द वे ड्रिलिंग इज डन बाय हैंड, इट्स ऑल बी सफिशिएंट ऑफ होल आर कीप्ड कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट ड्यूरिंग सच ड्रिलिंग। ओके, अगर हाथ से आप ड्रिलिंग करते हैं तो सफिशिएंट ऑफ होल कीप्ड कॉन्स्टेंट मॉइस्ट ड्यूरिंग द सच ड्रिलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां हाथ से आप ड्रिलिंग कर रहे हैं
वहाँ पे गीला यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए, वहाँ पे आप गीला कंडीशंस होने चाहिए, या तो हाथ से आप पानी मारिए या कुछ भी कीजिए लेकिन गीला होना चाहिए। ओके, मॉइस्चराइजर इन्वायरमेंट होना चाहिए। सी पॉइंट कहता है एवरी रोडवे ऑन सरफेस बिलो ग्राउंड वेयर मोबाइल माइनिंग मशीनरीज प्ले शॉल बी रेगुलर वेटेड और शॉल बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद द सम अदर इक्वली इफिशिएंट एजेंट टू रिड्यूस बीइंग राइज्ड द स्मोफेस टू मतलब कह रहा है जहां मोबाइल मशीनरीज आप समझ रहे हैं, मोबाइल दिस इज नॉट कॉल्ड ए मोबाइल फोन, टेलीफोन की बात नहीं है। मोबाइल मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस आसानी से जहां की जा सकती है उसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। मोशंस को ही आप मोबाइल समझिए। ओके, तो वैसे मोबिलिटी वाली मशीन्स जहां एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजिली जा सकती है और जाने के क्रम में डस्ट प्रोड्यूस होती है, तो वैसे केस में आपको वाटरिंग करनी है या फिर ऐसी कोई व्यवस्था करनी है जहां से डस्ट प्रोड्यूस ना हो। अच्छा, 80 मीटर वाला मैंने बताया था ना, वो पॉइंट आ गई। नो प्लांट ऑफ स्क्रीनिंग और sorting of a coal as a far practicable, no heap or cinder, cement, sand, mortar or dry fine material shall be placed within 80 meter of the top downcast shaft or intake airway, not shall any such material be handled to be take airborne draw into such shaft or सच एयरवेज, यानी कि कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं होनी चाहिए। कितना मीटर के रेडियस तक? 80 मीटर तक रेडियस तक। जो स्क्रीनिंग प्लांट आप क्या क्रशर समझ लीजिए, क्रशर 80 मीटर के रेडियस पे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या कहता है, नो हीप ऑफ सिंडर, सीमेंट, सैंड, मोटर और अदर ड्राई एंड फाइन मटेरियल्स। इसके साथ साथ कोई भी हीप नहीं होना चाहिए। हीप क्या? डस्ट का जमाव नहीं होना चाहिए, कोई भी बालू नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ कोई भी ऐसा पार्टिकल, सूखा पार्टिकल्स जमा नहीं होना चाहिए। कितना मीटर तक? 80 मीटर तक, 80 मीटर तक जो मैंने बताया था, 80 मीटर तक। ये आप ओके। देन आफ्टर इन एवरी वर्किंग बिलो ग्राउंड, अब आते हैं बिलो ग्राउंड के कंडीशंस में कुछ स्पेशल बातें रखी गई है। तो पहला बात है, नो मशीनरीज और इक्विपमेंट which is likely to be emit dust excesses of permissible limits or be operated unless equipment with the suitable dust prevention suspension device which shall be properly interlocked with the operating level or switch unless such device is operating efficiently। मतलब कोई भी मशीनरीज या इक्विपमेंट हम लोग यूज नहीं करेंगे जिसमें कि सस्पेंशन क्या है, कहाँ गया, सस्पेंशन डिवाइस नहीं लगाया गया हो। और सस्पेंशन डिवाइस क्या करता है, ये डस्ट को होने से बचाता है, डस्ट बहुत कम हो वैसा एक डिवाइस है जिसको सस्पेंशन डिवाइस किया जाता है। और वो प्रॉपर काम होने चाहिए प्रत्येक मशीनरीज में। अगर प्रॉपर काम कर नहीं रही है तो उसको बंद कीजिए, नहीं चलाना है। इसके बाद द डिजाइन अरेंजमेंट मटेरियल एंड कंडीशंस ऑफ पीक्स ऑन एवरी मैकेनिकल कोल कटर शॉल बी सच रिड्यूस फॉर्मेशंस ऑफ डस्ट मिनिमम एंड नो मैकेनिकली कोल कटर शॉल बी ऑपरेटेड unless suitable water spray of jet water directed or the cutting edge thereof the dams and cutting of the। अच्छा, इसके बाद कहता है कि जो पिक्स और कंडीशन मतलब जो कोल कटिंग की पिक्स या ड्रिलिंग या बोरिंग कर रहे हैं, पिक्स यानी कि जो होल में पिक्स, अरे तीत दांत समझिए ना, ये बोरिंग कर रहे हैं और ये बोरिंग रोड है। रोड के आगे यहाँ पे पिक्स लगा हुआ रहता है डायमंड शेप में, किसी का ट्रैगन शेप में। तो ये जो टीथ है, कहीं कहीं टीथ भी हम लोग बोलते हैं, पिक्स भी बोलते हैं या फिर कटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ये बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्लस शेप और अरेंजमेंट जैसा कंपनी बना के दिया वैसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर इसमें धार खत्म हुई तो चेंज कीजिए, अदरवाइज डस्ट बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उस कंडीशंस में आपको वाटर जेट भी लगाना है ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो, डस्ट भी प्रोड्यूस ना हो। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट अच्छी आ रही है 60 मीटर
डाटा है। एवरी वर्किंग फेस एंड फ्लोर, रूफ साइड्स और एवरी रोडवे और एयरवे विद इन 60 मीटर देयर शॉल बी अनलेस नेचुरली wet throughout, regularly washed down to prevent accumulations of dust and shall be kept wet during the working shift। कह रहा एवरी वर्किंग फेस, कहाँ कहाँ, फ्लोर में हो या रूफ में हो या साइड में, कहीं भी कहीं भी जहाँ काम चल रही है माइंस के अंतराल में या अंतर्गत में, तो वैसे कंडीशंस में 60 मीटर के रेडियस तक किसी प्रकार 60 मीटर के रेडियस तक आपको नीट एंड क्लीन रखनी है। कैसे? पानी से रखिए, स्टोन से रखिए, या फिर उसमें आपको नमी रखनी है। ओके, देन आफ्टर इन ए करंट ऑफ एयर sufficient to clear away the dust, imitate any machinery's operations and dilute the dust concentrations below the permissible limits shall be maintained and means of general value। अब बस कहानी लिखी गई है कि कह रहा है कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशंस करनी है जहाँ पे डस्ट प्रेजेंट हो रही है, कोई ऐसी हार्मफुल गैसेस उत्पन्न हो रही है, वो तो करना ही 153 रेगुलेशंस में देखेंगे, लेकिन अभी हम डस्ट में चल रहे हैं तो डस्ट की बात करेंगे। तो प्रॉपर वेंटिलेशंस करनी है, वेंटिलेशन से भी आपको डस्ट को थोड़ा एक्यूमुलेशंस या थोड़ा बहुत बचाव रखनी है वेंटिलेशंस की सहायता से। ओके, उसके बाद लोकल वेंटिलेशन है वॉट, इसमें फिर कुछ है नहीं, बस कहानी लिखी गई। आफ्टर ब्लास्टिंग नो पर्सन शैल बी एंटर वर्किंग प्लेस अनलेस sufficient time elapsed of the dust smoke of fumes cleared by the current। हाँ, एक पॉइंट अच्छी है कि अंडरग्राउंड के केस में हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, कितनी मीटर दूर से ब्लास्टिंग, या फिर शॉर्ट फायरिंग करता है, तो टू राइट एंगल्स के डिस्टेंस पे हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। और फिर ब्लास्टिंग होने के बाद तुरंत आपको एग्जामिन करने या फिर वर्किंग में नहीं उतर जाना है, तब तक नहीं उतरना जब तक कि वहां का फ्यूम्स, वेपर या फिर डस्ट थम ना जाए, मतलब साफ साफ दिखाई ना देने लगे। ओके, वैसे केस में आपको तुरंत नहीं काम करनी है। और ये शायद डाटा रखा गया 5 मिनट तक आपको इंतजार करनी है कि सब चीज ठीक हो जाए, दिखने लगे। ओके, vehicles, tubs and conveyor used of transport of coal shall be maintained in good conditions to minimize spillage or leakage, and cute aspirable conveyor tables reduce information of dust। इसमें भी कहानी है, एक्चुअली तबीयत थोड़ी खराब क्या, स्टोमक में कुछ बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ी बहुत दर्द आ रही है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया कि कोई भी व्हीकल्स यानी कि कोई भी ट्रक, टिपर या मशीन यूज कर रहे हैं कोयल को ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो भी गुड एंड वेल कंडीशंस में होनी चाहिए, उससे भी डस्ट प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पंपिंग सिस्टम्स। यहाँ एक बात है, unless owing the specified difficulties examiner regional inspector behalf of the subject to such condition he might be water pipe in the sufficient quantity of air and shall be provided pressure independent pumping system shall be provided maintain and the gas get maximum efficiency line of distress। अच्छा, पंपिंग सिस्टम क्या, आप प्रेशर, अच्छी प्रेशर से जहाँ पे डस्ट ज़्यादा प्रेजेंट हो रही है, तो ऐसे केस में रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा अच्छी प्रेशर वाली पंपिंग सिस्टम लगा सकते हैं, ताकि पंपिंग सिस्टम में क्या होता है, पानी का छिड़काव होता है, जिसके कारण क्या होता है, डस्ट बैठ जाता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा परमिशन लेके करना है। इसके बाद नो प्रोसेस ऑफ क्रशिंग, ब्रेकिंग, disintegrating, dressing, sorting, grading, screening or sieving of coal, any operation incidental thereto shall be carried out of the mine unless sufficient water of the approaching effective dust control measure, such but not limited isolations, including ventilations and dust collections of the design provided, maintained and used। मतलब कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्रशिंग नहीं कर सकते, ब्रेकिंग नहीं कर, ड्रेसिंग और सोर्टिंग और ग्रेडिंग, स्क्रीनिंग और सीविंग नहीं कर सकते हो, किसका, कोयल का, किस लिए, या फिर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ का आप डस्ट प्रिवेशंस में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर वहाँ
पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। इसको समझने के लिए आप अब थोड़ा सा समय दीजिए, हमको अच्छे से रीड करने दीजिए। पॉइंट में कुछ है नहीं। एफ वाला पॉइंट है GH। वही है, कोयले से रिलेटेड कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि क्रशिंग है, ब्रेकिंग है, डिसइंटीग्रेशन से ड्रेसिंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, स्क्रीनिंग और सीविंग ऑफ कोयल, कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में वाटरिंग नहीं हो, मतलब पानी का छिड़काव नहीं हो, प्लस ऐसे कोई प्रिकॉशंस नहीं हो जो कि ये हो, यानी कि प्रिवेंट कर सके डस्ट से। ओके इसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट, द एग्जॉस्ट एयर बिलो ग्राउंड वेयर द कंटेन डस्ट इन एक्सेसेस परमिसिबल लिमिट इफिशिएंटली डाइल्यूटेड इन नेसेसरी फिल्टर्स फॉर द रिड्यूस द कंसंट्रेटेड रेस्पिरेबल डस्ट देन 10% ऑफ द परमिसिबल बिफोर दे रीसर्कुलेटेड इनटू द वर्किंग प्लेस। मतलब समझे 10% क्या लिखा गया है? एग्जॉस्ट एयर मतलब अगर आपकी वर्किंग कंडीशंस यहाँ है और मतलब ये माउथ है और 3 मीटर्स बिलो द अर्थ आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर जो वेंटिलेशंस होती है वो जेन्युइन जाती है, बट किसी कारण डाइल्यूट हो जाने का, डाइल्यूट बोल रहे हैं सेपरेशंस या फिर बढ़ जाने के कारण आपको पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशंस नहीं हो पा रही है प्रॉपर, या फिर इसको आप मान लीजिए 400 मीटर, तो उतनी मात्रा में आपको प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में एग्जॉस्ट लगाएंगे, तभी लगाएंगे जब ये पॉइंट आप देख ना ले। और इस पॉइंट में क्या लिखा है, द एग्जॉस्ट एयर बिलो ग्राउंड विच कंटेन डस्ट एक्सेसेस ऑफ द परमिसिबल लिमिट द इफिशिएंटली डाइल्यूट एंड नेसेसरी फिटेड। हाँ, अगर उस कंडीशंस में यहाँ परमिसिबल लिमिट से अगर कोई भी एयर या गैसेस परमिसिबल लिमिट को टच करती है या फिर बाहर हो करती है, क्रॉस करती है, तो आप तब तक एग्जॉस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑक्सिलरी फैन या एग्जॉस्ट फैन यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये 10% बिलो ना हो जाए, परमिसिबल लिमिट से 10% कम ना हो जाए। ओके, तब तक आप एग्जॉस्ट नहीं यूज करते। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी डिवाइस यूज्ड for the prevention and suppression of the dust produced by the machineries equipment process of the filtering of the exhaust air dust respirator shall be inspected once at least every 7 days and shall be thoroughly examined and tested at least one every month and result of the such inspections examination shall be अच्छा, कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस जो कि डस्ट को मेजरमेंट करता है, डाटा कलेक्शंस करता है, वैसे डिवाइस को प्रत्येक 7 दिन में आपको एग्जामिन करना है, प्लस प्रत्येक मंथ में आपको टेस्ट भी करना है, एवरी मंथ में उसको एटलीस्ट एक बार टेस्ट भी करना है। इसके साथ साथ आपको एग्जामिन का डेट BP बॉन पेज बुक में मेंटेन करना है और साइन भी रखना है। अब आते हैं 14 पॉइंट, द मैनेजर ऑफ एवरी माइंस वेयर एयरबोर्न डस्ट इज जनरेटेड शैल बी फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ए स्कीम, यानी कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज रहेगी जहाँ पे स्टोन डस्ट या फिर एयरबोर्न डस्ट सॉरी स्टोन डस्ट नहीं, वो तो बचाव के लिए होता है, एयरबोर्न डस्ट प्रेजेंट हो, वैसे केस में क्या क्या मैनेजर प्रावधान करेंगे या क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखिए। पहला, द लोकेशंस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, ड्यूरेशंस और पैटर्न ऑफ सैंपलिंग
अच्छा, लोकेशंस कहाँ कहाँ से एयर सैंपलिंग करना है, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, टाइमिंग क्या रखना है, ड्यूरेशन और पैटर्न ऑफ सैंपलिंग कैसी रहेगी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज टू बी यूज्ड फॉर दी सैंपलिंग, मैनेजर ही निर्धारित करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए और क्या करना है। The laboratory at which respirable dust content in sample quartz content shall be determined, और जो भी लेबोरेटरी यूज कर रहे हैं वहाँ पे रेस्पिरेबल डस्ट ऑफ सैंपल और क्वार्ट्ज कंटेंट शॉल बी डिटरमाइन, वहाँ जाके डिटरमाइन करेंगे। ओके, निर्धारित की जाएगी, डिटरमाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द फॉर्मेट इन विच result of measurement of dust concentrations and other particles are to be recorded। जो भी फॉर्मेट है उसमें क्या जो भी मेंटेन, मतलब फॉर्मेट अगर बनाया गया है, सीओ की क्या मात्रा है, डस्ट पार्टिकल्स की क्या मात्रा है, सिलिका की क्या मात्रा है, जो भी फॉर्मेट है उसको आपको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए किन्हीं को भी आदेश दे सकते हैं मैनेजर। Last, the organization of dust monitoring for the examination, maintenance and dust prevention suspension measure, हाँ वही मेंटेन करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें 14 का, the manager of making all persons concentrate and the implement of the dust control measure fully conversant with the nature of the work to be performed each in the मतलब कि जो एयर सैंपलिंग ले रहे हैं या फिर एयर सैंपलिंग या फिर मेजरमेंट या डाटा कलेक्शन करने की जो इक्विपमेंट या एसेसरीज या फिर कोई भी टूल्स, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट, गैजेट या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो उसको सही तरीके से चलाना आना चाहिए। प्रॉपर टाइमिंग उसकी जो कैलिब्रेशंस होती है वो करनी चाहिए, मतलब पूरी देखभाल उसी को होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरे बंदे को सिखा के या फिर उसी को वेल ट्रेनिंग होना चाहिए। ओके, और इसके लिए कौन रहते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर रहते हैं। मैनेजर क्या कहता है, मैनेजर वेंटिलेशन ऑफिसर को हायरिंग करता है और वेंटिलेशन ऑफिसर को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज दे दी जाती है। और वेंटिलेशन ऑफिसर किनको हायरिंग करता है, जब पढ़े लिखे हुए लोग को, जैसे कि ओवरमैन या फिर सरदार को, माइनिंग सरदार को। ओके, नाउ 15th point is regional inspector may be where a special condition exit permit of the required by the order in the written of the subject's country is specified, then the variations of the following operations provision manager schemes might be under। और रीजनल इंस्पेक्टर अगर चाहे किसी भी कंडीशंस में वो अपना निर्देश दे सकते हैं कि मैनेजर भाई आपको यहाँ इस कंडीशन में ऐसा काम करना है और ऐसा ऐसा सैंपलिंग करनी है तो आप कीजिए, और मैनेजर भाई को मानना होगा। ओके, next point is if any doubt arises to any matter refers to this regulation shall be referred to the chief inspector for the discussion। अब माइन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैनेजर की ड्यूटीज नहीं, मैनेजर ही की नहीं या मेंटेन नहीं किया गया, ओनर एजेंट या मैनेजर मेंटेन नहीं किया गया तो ये ड्यूटीज ही होगी ओनर एजेंट और मैनेजर की कि आप चीफ इंस्पेक्टर को रेफर कीजिए कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा कंडीशंस है, काम करना उचित नहीं है या फिर काम करवाना उचित नहीं है या फिर यहाँ काम लेना हमें समझ में नहीं है, तो बताइए क्या करें। तो चीफ इंस्पेक्टर जैसा निर्देश देंगे वैसा आपको करना है। काफी वास्ट और काफी लंबा रेगुलेशंस था भाई, 1 पेज 2 पेज का एक ये रेगुलेशंस है। 143 बोरिंग सब्जेक्ट, बोरिंग रेगुलेशंस। 143 प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट। इसमें आपको क्वेश्चंस क्या अराइज करेंगे, सिलिका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी 10 डिवाइडेड बाय सिलिका प्रेजेंट, और इसकी जो रेशियोस आती है 2 मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये जो डाटा हम लोग ले रहे हैं ये 8 घंटे का एवरेज पे लिया गया है। इसके बाद इक्विपमेंट्स एसेसरीज सारे चीफ इंस्पेक्टर डीजीएमएस से अप्रूव होंगे, कैलिब्रेटेड भी करना है और 5 सैंपल लेनी है 7 प्लेस में, और ऐसे सैंपल में परमिसिबल लिमिट 1.5 गुना क्रॉस करती है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, वो
ऐसे केस में क्या करना है, कम बंद कर देना, वर्किंग बंद कर देना। इसके साथ साथ 60 मीटर के रेडियस पे जहाँ वर्किंग हो रही है वहाँ पे नीट एंड क्लीन वाटरिंग करके या फिर स्टोनरेस या जैसे भी करके आपको साफ सुथरा रखना है। इसके साथ साथ एक 80 मीटर का डाटा था जिसमें 80 मीटर माइस के रेडियस तक या फिर माउथ के रेडियस तक 80 मीटर तक कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं होने चाहिए। ओके, और कुछ इसमें डाटा है नहीं। तो 143 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 2 पेज की रेगुलेशंस, सबसे लंबी रेगुलेशंस अभी तक का। इसके बाद 144 एक्सक्यूशंस ऑफ मेजर फ्रॉम द डस्ट कंट्रोल, ये भी 2 पेज का है, मतलब 1.5 पेज का है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशंस 144 देखेंगे। काफ़ी हेडेक है, जिंदगी में कष्ट भी है, तो पेशेंस रखिए, सब चीज़ ठीक होगा। और माइनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स एंड डियर कोल इंडिया फैमिलीज, आप प्रिपेयर्ड रहिए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। स्ट्राइक चल रही है लेकिन कभी भी वैकेंसी आ सकती है, और जब भी वैकेंसी आएगी सारे के सारे सब्सिडी एक साथ दे देंगे। प्रिपेयर्ड रहिए, एनी हाउ आप प्रिपेयर्ड रहिए। वैकेंसी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, 1 लाख उठाना सैलरी चाहते हैं, तो प्रिपेयर्ड रहिए। ओके, आज की क्लास, थैंक यू। हमारी क्लास को कंटिन्यू, क्लास क्या, मैं तो खुद भी पढ़ रहा हूँ, रिवीजन भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपकी भी रिवीजन हो जा रही है, अच्छी बात है। तो वीडियो को जरूर देखिए, अच्छी लगे तो फिर लाइक एंड शेयर कीजिए, कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, और हैप्पी दीपावली। ओके।